नमस्कार साथियों, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सबका फिर से स्वागत करते हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अस्मिता मूलक विमर्श। मैंने अस्मिता पर एक वीडियो बनाया था और आज मैंने अस्मिता मूलक विमर्श पर भी वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो है, तो आप जरूर अंत तक देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो इसी के साथ चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। अस्मिता मूलक विमर्श। हमारे हिंदी साहित्य में न जाने कितने ही रचनाएं लिखी गई हैं, जिनमें कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। जितनी भी कहानियां, नाटक, उपन्यास हमें मिलते हैं, उन सभी में उच्च वर्ग या फिर सामान्य वर्ग की कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि वे पढ़े लिखे थे, इस वजह से वे अपनी कहानियां लिखते थे, परंतु उनकी कहानियों का क्या जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कहानियां हमें देखने को नहीं मिलती। उन्होंने हिंदी साहित्य में ना ही ऐसी अपनी कोई रचना लिखी है और न ही अपनी आवाज कभी उठाई। हमने प्रेमचंद की कहानियों में देखा है कि उन्होंने हमेशा निचले तबके के लोगों की और सामान्य लोगों की, किसान वर्गों की कहानियां उन्होंने उठाई हैं, परंतु वे स्वयं जो किसान हैं उन्होंने अपनी रचनाएं नहीं लिखी। अस्मिता मूलक विमर्श में कुछ पढ़े लिखे निचले तबके के लोग आते हैं और अपनी कहानी, अपनी संघर्ष की कहानी वे स्वयं अपनी रचना लिखते हैं। तो अस्मिता मूलक विमर्श में मूलतः यही देखा गया है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करें कि हिंदी साहित्य में हमें ज्यादातर कहानियां सामान्य वर्ग की ही दिखाई पड़ती है और ऐसी बहुत लंबी परंपरा चल पड़ी थी। समय समय पर बहुत इसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है वो इसी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह तो सही बात है, और इसी साहित्य के दर्पण में हमें इतिहास दिखाई पड़ता है आदिकाल से लेकर के अब तक का। आदिकाल से लेकर 1900 तक बात करें तो उसमें मुगल काल भी आता है और अंग्रेज काल भी। तो आप यहाँ समझते चलो कि किस प्रकार से परिस्थिति उस समय रही होगी, उसके बाद का समय कैसा रहा होगा, क्योंकि हिंदी का साहित्य का जो काल है वह आदिकाल से गिना जाता है और आदिकाल में मुगल काल था ही, और मुगल काल में पढ़ाई लिखाई पर उतना जोर नहीं दिया जाता था। उनके आक्रमण से बचना है, राजा उसी में व्यस्त रहते थे, प्रजा उसी में भाग दौड़ में लगी रहती थी, तो पढ़ाई का मौका उस समय तो ज्यादातर नहीं मिला जाता था। लेकिन कुछ लोग जो थे सामान्य वर्ग के, जो राजाओं के प्रश्रय में रहते थे, उन लोगों की दोहों में हमें प्रजा की जो उत्पीड़न है उनका भाव पता चलता है। इसके अलावा स्त्रियों की हालत तो बहुत खराब है। मुगल लुटेरे थे, इस वजह से उन्हें केवल लूटना खसोटना ही आता था। इस समय लोगों में विकास की भावना ज्यादातर नहीं थी। स्त्रियों की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्हें बाल्यावस्था में ही विवाह करके दूसरे के घर जाना पड़ता था। इसके बाद है सती प्रथा, उसके अगर पति मर जाएं तो उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं होता था, इस वजह से उसके पति के साथ ही उसे मरना पड़ता था। उदाहरण के साथ इसे समझते चलते हैं, आसानी होगी। यह सुप्रसिद्ध कहानी है रानी पद्मिनी और नागमती की सती होने की कहानी है, जिसमें राजा रत्नसेन की ये दोनों पत्नियां हैं, नागमती पहली पत्नी और दूसरी पत्नी है पद्मिनी। राजा रतनसेन दूसरे राजा देवपाल से लड़ते हुए मारे जाते हैं और पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर ही सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब वह चित्तौड़ पहुंचता है पद्मिनी को पाने के लिए, तब वहां उन्हें उनकी राख मिलती है। पद्मिनी और नागमती इसलिए सती हो गए थे और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां थी, सभी सती हो गई थी। उनका मुख्य कारण यही था कि उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी वहां नहीं था। जब उनके पति ही नहीं रहेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा, इस वजह से उन्हें सती होना पड़ा। तो सती प्रथा का मुख्यतः कारण यही है। इसके बाद अंग्रेजों का समय आता है। उन्होंने 100 वर्ष लगाए अपने पैर जमाने में। इसके बाद वे भी यहाँ लूटने के ही क्रम से आए हुए थे, तो उन्होंने भी लूटना शुरू किया। यहाँ के लोगों पर ही ज्यादा से ज्यादा कर लगाना शुरू किया। यहाँ से कच्चे वस्तुओं को उठाते, अपने देश ले जाते, वहां से बनाकर अन्य देशों में और यहाँ पर भारत में पुनः बेचते थे ज्यादा रेट पर। यहाँ के मजदूर और किसान वर्गों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उन्हें कर देते देते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उनकी कहानियां हमें साहित्य में देखने को उस समय तो बिल्कुल नहीं मिलती है कि ऐसा कहानी आए जिसमें किसानों की मृत्यु हो रही है अंग्रेजों की वजह से। ऐसी कहानियां उस समय तो देखने को नहीं मिलती थी। जब किसान और सामान्य वर्ग के लोगों की ही हालत खराब थी, तो स्त्रियों की हालत तो और भी बेहद खराब थी। आप यहाँ समझो कि अंग्रेजों ने राजाओं के राज्य को हड़पने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, चाहे बहुत बड़े बड़े राजा जो हुए, गोविंद सिंह हुए, उनकी मृत्यु के बाद ही उन्होंने अपनी शिकंजे को कसा और उनके राज्य को हड़पने का प्रयास किया लड़ाई द्वारा, है ना। उन्हें हरा दिया और लास्ट में क्या हुआ, उनके राज्य को हड़प लिया। उसके बाद कर का माहौल चालू किया, कर
कर पर कर लगाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, सामान्य वर्ग बिल्कुल गरीब हो गए। इसके पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी अंग्रेजी व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी पाठ्यक्रम शुरू किया, जिससे गुरुकुलों की समाप्ति हुई और अंततः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर भी शुरू हो गई। और उच्च वर्ग के लोगों ने धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। राष्ट्र नेताओं ने अंग्रेजों के विचारों को समझा, सामान्य वर्ग तक उनका आदान प्रदान किया और हमारी जनता, सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग, किसान आदि जो जितने भी थे, वे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। इसके बाद ही हमें आजादी मिली। तो यहाँ तक अंग्रेज और मुगल से हमें लड़ते लड़ते ही बीता। यहाँ पर हमारी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी, अस्मिता हमारे खतरे में थी। उसके बाद आता है आजादी का समय। 1947 बहुत त्रासदी भरा था। तो सामान्य वर्ग के लोगों की कहानियां हमें उसमें दिखाई पड़ती हैं। 1947 के बाद भी 1975 में बर्लिन में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्त्री सम्मेलन होता है, जिसमें भारतीय स्त्रियां भी अपनी आवाज बुलंद करती हैं। वहां पर से स्त्री आंदोलन, स्त्री की आवाज सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर स्त्री विमर्श शुरू हुआ। उसी प्रकार से दलित लोग भी अपनी आवाज उठाते हैं, आदिवासी लोग भी अपनी आवाज उठाते हैं और धीरे धीरे करके इन सभी निम्न वर्गों के लोगों को भी आवाज साहित्य में हमें दिखाई पड़ती है। उन्होंने भी अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए परिस्थिति को देखना बहुत जरूरी है। किस काल में किस प्रकार की परिस्थिति थी, आप समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 1970 से 80 तक आते आते हिंदी में अस्मिता मूलक विमर्श हमें दिखाई पड़ता है। पीछे की मुख्य धारा के समाज से इतर एक अलग थलग पड़ा समाज भी है, जिसका चेहरा अभी तक समाज के लोग नहीं देख पाए या फिर कमोबेश कहें तो दिखाई पड़ता है। जब अस्मिता की बात आती है तो हमें उन लोगों का चेहरा भी दिखाई पड़ता है जो समाज से अलग थलग पड़े हुए थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते समाज, राजनीतिक और साहित्य में आज तक के गुमनाम और हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज की सुगबुगाहट हमें सुनाई देने लगी थी। अब भारत में नए सामाजिक आंदोलनों का उभार सामने आने लगा था और परिणाम यह हुआ कि हाशिए पर आए हुए वही लोग जो अपने अस्तित्व और अस्मिता को लेकर उनमें जागृति नहीं थी, वह अब जागृत हो चुके थे। उनकी चेतना जागृत हो गई थी और ये उत्पीड़ित लोग अपने साहित्य में अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। अस्मिता यानी कि पहचान, लेकिन किनकी? हम अस्मिता मूलक विमर्श में उन्हें ही जानने वाले हैं। अस्मिता मतलब बताया मैंने कि पहचान होती है स्त्रियों की, किसानों, दलितों, आदिवासी, किन्नर और जनजातियों की। उनमें एक नई जो एकजुटता आती है और वे एक मांग करते हैं, अपनी मुद्दाएं उठाते हैं। उनकी जो कमियां हैं वह कमियां लोगों तक बताते हैं, राजनीतिक रूप लेते हैं और उन राजनीतिक और धार्मिक पक्षों का यह जो साहित्य पर है प्रभाव पड़ता है। जो साहित्य स्थापित हमारे हिंदी में होता है उन पर इनका भी गहरा प्रभाव पड़ा। ये सारे लोग भी अपनी दमदार आवाजों से साहित्य में अपना नाम दर्ज करवाने लगे। इन्होंने अपना आवाज इस प्रकार से उठाया कि बुद्धिजीवियों को, समाजशास्त्री और राजनीतिक शास्त्रियों को पुनर्विचार करना पड़ा और उनके लिए भी सोचना पड़ा, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा। समाज के निम्न पायदान या फिर कहें कि हाशिए पर लोगों को जो पूछा नहीं करते थे, वैसे लोगों को भी अपने होने का एहसास होने लगा था। वे भी अब जानने लगे थे कि हाँ, हम भी हैं। इस प्रकार से जब वे सोचने लगे तो उनकी आवाज राजनीतिक शास्त्रियों तक पहुंचने लगी। ये अपने साथ होने वाले शोषण से छटपटाने लगे थे। इन अस्मिताओं में अपनी साथ होने वाले शोषण के लिए अपनी खास अस्मिता को कारण बताया और इस शोषण तथा भेदभाव के संघर्ष के लिए जो भी संबंधित अस्मिता या फिर कहीं पहचान जो भी उनके धारण करने वाले समुदाय को अपने साथ लेकर अपनी मुक्ति के लिए सामूहिक अभियान चलाया। यानी कि स्त्रियां हैं तो हर स्त्री की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या समान होती है, तो उन सभी स्त्रियों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, एक अभियान चलाया। उसी प्रकार से किसानों ने भी, हर एक किसानों की समस्या उस समय अंग्रेजों से वे दबे हुए थे। छोटे लोगों की बात करें जो निम्न जाति के थे, उन लोगों पर भी उन्हें दलित कहा गया और उन्हें दबाया कुचला तो गया ही था। आदिवासियों को उन्हें भी दबाया गया था। तो वे सभी अपने अपने समाज की अपनी अपनी समान समस्याओं को लेकर स्वयं से अभियान चलाने लगे और उनका आवाज पूर्णतः सभी लोगों तक पहुंचने लगी थी। वे स्वयं को पहचानने लगे थे। वे समझ गए थे कि हम निर्जीव नहीं, हमें भी जान है,
ईश्वर ने हमें भी उत्पन्न किया है, हमें भी जीने का हक है। इस प्रकार से वो अपनी अधिकार को पहचानने लगे, अपनी समानता को पहचानने लगे और इसी वजह से उन्होंने अपनी आवाज उठाई। अस्मिता मूलक विमर्श में यह आपको जानना अति आवश्यक है कि अस्मिता यानी कि पहचान, उन्हें यानी कि इन वर्ग के लोगों को जब तक अपनी पहचान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी वे चुप थे, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। लेकिन स्वतंत्रता का जब आंदोलन चलने लगा तो इन लोगों को भी कहीं न कहीं यह आभास होने लगा कि इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, इनकी समस्याएं भी समस्या है, इन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए और इन्होंने अपनी आवाज उठाया। इसे ही हम अस्मिता मूलक विमर्श कहते हैं। आपको यही मुख्यतः समझना होगा कि अस्मिता में इन्हीं की बात की जाती है। स्त्री हो गए, किसान हो गए, दलित जो हिंदू ही है पर निम्न जाति के हैं, इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें बांटने के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया और आजकल के राजनेता इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं वर्ग को बांटने के लिए। और इन्हीं पक्षों की बात जब समाज में नहीं होती थी, जब इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, इनकी आवाजें कोई नहीं सुनते थे, तब इन्होंने अपनी आवाज को दर्ज करवाना शुरू किया। और जब हमारे साहित्य में इन स्त्रियों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यक या फिर निम्न वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनकी आवाज, उनकी कहानियां हमारे साहित्य में आती हैं, वही अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। और बहुत सारे विरोध के बाद, आलोचनाओं के बाद आज ये विमर्श साहित्य की मुख्य धारा में स्थापित हो चुके हैं। इसी अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत ही स्त्रियों या फिर आदिवासियों से जो संबंधित समस्याएं हैं, उनकी कहानियां हैं, वो हमारे साहित्य में पढ़ने को हमें मिलती हैं। अस्मिता मूलक विमर्श में दलित विमर्श भी आता है, स्त्री विमर्श भी आता है। तो दलित विमर्श में मणिकर्णिका तुलसीराम द्वारा लिखा गया है, मुर्दहिया लिखा गया है, उनकी आत्मकथा है यह। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है जूठन, उनकी आत्मकथा। इस प्रकार से बहुत सारे, सुशीला टागभौर, शिकंजी का दर्द, ये सारी जो रचनाएं हैं उन्होंने अपने अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत, दलित विमर्श के अंतर्गत लिखा है। स्त्री विमर्श के अंतर्गत भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि अन्य से अनन्या, यह प्रभा केतान की कहानी है। इसके अलावा मन्नू भंडारी की कहानी है। एक कहानी यह बहुत प्रसिद्ध कहानी है, कौशल्या वैसंत्री की कहानी है, दोहरा अभिशाप। शिकंजे का दर्द, यह स्त्री विमर्श के अंतर्गत भी आता है और दलित विमर्श के अंतर्गत भी, जो लिखा गया है सुशीला टागभौर के द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं हैं जो दलित विमर्श के अंतर्गत लिखी गई और स्त्री विमर्श आदि बहुत सारे विमर्शों के अंतर्गत लिखी गई, और ये सारे के सारे विमर्श आते हैं अस्मिता मूलक विमर्श में ही। तो अस्मिता मूलक विमर्श में हमें इन सारे के सारे समाज के सारे लोगों की, या यूं कहें कि समाज के हर वर्ग की कहानियां हमें अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत मिलती हैं, जिसमें दलित के भी हैं, यानी कि निम्न जातियों के भी विमर्श रचनाएं हैं, स्त्रियों की भी हैं, जो कहीं ना कहीं पहले दबे हुए थे, उनकी आवाजें हम तक नहीं पहुंच पाती थी। जो समझदार था, जो बुद्धिजीवी थे, उन तक इन लोगों की, इन पीड़ित लोगों की आवाजें नहीं पहुंचती थी, इसलिए अस्मिता मूलक विमर्श हमारे साहित्य में आया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने अस्मिता मूलक विमर्श क्या है वह जाना। इसके अलावा फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी दलित विमर्श या फिर स्त्री विमर्श और आदि पर। और अंत में आज का प्रश्न है, मुर्दहिया किस रचनाकार की रचना है? आपको इसका उत्तर बताना है कमेंट में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अस्मिता मूलक विमर्श समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं प्रश्न को। और आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।